अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है आपको? वालेकुम सलाम जी सर। सब क्लियर है। ठीक है, आज हम शुरू करने लगे हैं अपने डिसीजन मेकिंग का जो पोर्शन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि चार चैप्टर्स हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में। सबसे पहले हमने सीवीपी को नॉकआउट किया था। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल लिमिटिंग फैक्टर को देखा था, फिर हमने मेक एंड बाय को देखा था। ठीक है, फिर इन दोनों को कंबाइन करके लिमिटिंग फैक्टर विद मेक एंड बाय, फिर हमने इसको देखा था। और लास्ट हमारा जो चैप्टर था वो रेलिवेंट कॉस्टिंग, हमने उसको कवर अप किया था। तो रेलिवेंट कॉस्टिंग में अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लो, या पीछे डिसीजन मेकिंग के जितने भी एरियाज हैं उसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो। नहीं नहीं। तो सीवीपी के जो आपके क्वेश्चंस रहते थे उनकी प्रैक्टिस सेशन की क्लास होगी। जी जी, कल हो गई थी। तो जो सवाल नहीं है वो समझ आ गया। हाँ, वो सारे सर ने करवा दिए थे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम अपने ना लास्ट एरिया की तरफ जा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग का हमारा ये लास्ट एरिया। ठीक है, तो इसके बाद आपका एक पूरा कंप्रीहेंसिव मॉक होगा, जिसमें डिसीजन मेकिंग टेस्ट होगी टोटल। ठीक है, तो हमारा लास्ट चैप्टर है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जिसको आईपीबी कहते हैं। बहुत आसान चैप्टर है। इसके बाद हमारे जो बेसिक से दो चार चैप्टर रह गए हैं वो करके और हमारी एमए 2 इंशाल्लाह अपने काम की तरफ चली जाएगी। तो आज शुरू करने लगे हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को। होपफुली 2 से 3 लेक्चर्स के दौरान ये खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को पहले हम जरा तोड़ के पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब यूजुअली जो हमारे लिया जाता है वो ये है कि हम कोई नया एक प्रोजेक्ट, कुछ न्यू स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करना लगते हैं ना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए इनिशियली एक इन्वेस्टमेंट की, एक कैपिटल की जरूरत होती है, जिसको आप अकाउंटिंग में शेयर कैपिटल वगैरह भी कहते हो। कि एक आपको एक कैपिटल इंजेक्ट करना पड़ता है, एक कैपिटल की जरूरत होती है या एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो हम ऐसे तो नहीं होता कि रात को सोए हुए थे और सुबह हमें सपना, रात को ही सपना आता है कि हमने सुबह एक बिजनेस स्टार्ट करना है और हम जाके और बिजनेस के अंदर 1 2 3 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। हम क्या करते हैं, पहले पूरे अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट ये भी हो सकता है कि हम कोई इन्वेस्टमेंट किसी न्यू प्रोजेक्ट में कर रहे हो। हम मास्टर बिरयानी वाले हैं, हम सोच रहे हैं कि हमें एक और ब्रांच ओपन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस एरिया में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, करनी चाहिए तो कितने फ्लोर की ब्रांच होनी चाहिए, उसके अंदर कितने स्टाफ मेंबर होने चाहिए, क्या वो एक नॉर्मल सी ब्रांच होनी चाहिए या फिर वो डीएचए में बना रहे हैं तो एक हाई फाई ब्रांच होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ये न्यू प्रोजेक्ट बनाने का सोच रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि आप न्यू प्रोजेक्ट के भी ऊपर भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को, या फिर एग्जिस्टिंग, जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है ना उसको ग्रो करने के लिए। मतलब कि आपने एग्जिस्टिंग कभी किसी जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, पहले से आपने मास्टर बिरयानी की एक दुकान बनाई हुई है। अब आप सोच रहे हो कि मैं ना इसको थोड़ी इसकी डेंटिंग पेंटिंग करवा देता हूँ। ठीक है, डेंटिंग पेंटिंग का मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर मजीद करता हूँ, इस दुकान के ऊपर एक फ्लोर ऊपर का और बना लेता हूँ, इसके अंदर कुर्सियां टेबल चेयर्स और रख लेता हूँ। ठीक है, किचन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, एक शेफ और ले आता हूँ और बिरयानी अच्छे तरीके से बिकेगी। तो मेरी ये जो दुकान है ये 2 फ्लोर की हो जाएगी। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है हम उसको क्या कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट पे भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग जो हमारे प्लान चल रहे हैं उनके ऊपर भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या हम कोई सोच रहे होते हैं कि हम कोई प्लांट मशीनरी खरीद लें। तो प्लांट मशीनरी खरीदना, आपको पता है प्लांट और मशीनरी अच्छी खासी अमाउंट की होती है, उसमें 10 मिलियन 100 मिलियन 50 मिलियन एक आप ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होते हो। तो आप ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो हमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ आ गया कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कि भाई आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने लगे हो, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे हो, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। पहले से मौजूद बिजनेस को ग्रो करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, कोई प्लांट मशीनरी खरीदनी है, कोई लैंड बिल्डिंग वगैरह खरीदनी है, तो सारी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, अप्रेजल का क्या मतलब है? इसको अप्रेजल का मतलब आप कह सकते हो इवेल्युएट करना। इवेल्युएट करने का मतलब ये होता है कि आप इसका जायजा लेते हो, क्या हमें ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर क्या मुझे ये ऊपर वाला एक बिरयानी का लिए एक और फ्लोर खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। फ्लोर खोलूंगा तो मुझे फर्नीचर भी लाना पड़ेगा, मशीनरी भी लानी पड़ेगी। ठीक है, तो अपना स्टाफ भी ज्यादा रखना पड़ेगा और मुझे किचन में कुक दोबारा एक और चाहिए होगा। तो ये आप क्या कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो। आपने इन्वेस्टमेंट का तो पढ़ लिया कि आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी या 10 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी इसको फ्लोर को बढ़ाने में।
तो अब आप जायजा ले रहे हो कि क्या आया, मैं कैसे इस इन्वेस्टमेंट को अप्रेज कर सकता हूँ, मैं जायजा ले रहा हूँ कि मुझे क्या 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 करना पड़ेगा। मतलब मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखूंगा, मैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी देख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे ये सारी चीजें लानी पड़ेंगी, और मुझे इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, मेरे कस्टमर की डिमांड इंक्रीज हो रही है, कस्टमर के पास बैठने की जगह नहीं होती, तो मेरा रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, लिहाजा मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और हो सकता है कि मेरा ये फ्लोर एरिया ऊपर मैं ज्यादा लेके जा रहा हूँ तो ऊपर गर्मी हो, तो लोग प्रेफर ना करें। मतलब आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी देखते हो और पॉजिटिव पॉइंट्स को भी देखते हो। ये आपको होता है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कि आप किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने लगे हो ना, तो आप पहले उसकी जायजा लेते हो कि क्या मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये हमें जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके कुछ मेथड्स बताएगी कि आपने अगर किसी जगह इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो आपने कुछ मेथड्स हैं इनके थ्रू करनी है। तो अगर हमने ए ए बी सी तीन जगह, ये प्रोजेक्ट है, तीन प्रोजेक्ट, इनमें हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को भी देखेंगे, इसके नेगेटिव पॉइंट्स, इसके भी पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स। तो जिसके पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा होंगे और नेगेटिव पॉइंट कम होंगे, तो हम कहेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अच्छा, तो अब मैं अगर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की डेफिनेशन लिखूं आपके सामने, तो वो होगी इवेल्युएशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो स्पेलिंग वगैरह में कोई गलती है तो उसको आप ठीक कर लेना। कि हम क्या कर रहे हैं, हम जायजा ले रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं कि हमारे पास कितनी, एक इन्वेस्टमेंट को कितनी जगह पे हम, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, एक इन्वेस्टमेंट हम कितनी जगह पे कर सकते हैं। ये 1 लाख रुपए मेरे पास है, मैं इसको, मेरे पास तीन ऑप्शन है, मैं ए जगह ए में इन्वेस्ट कर दूं, ए प्रोजेक्ट में, बी प्रोजेक्ट में, सी प्रोजेक्ट में। तो जिसके पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा होंगे और जिसके नेगेटिव पॉइंट्स कम होंगे, तो हम क्या कहेंगे कि हमें ये उसके अंदर इन्वेस्ट कर देनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब क्या है, कि आप इवेल्युएशन करते हो, जायजा लेते हो कि एक ही इन्वेस्टमेंट की कितनी अपॉर्चुनिटीज है, उनमें से बेस्ट अपॉर्चुनिटी को आप कोशिश करते हो कि सिलेक्ट करो। तो यहाँ तक अगर ना समझ आया तो पूछ लो। जी जी। अच्छा, अब कुछ रूल्स है ना, वो जरा देख लो। देखो, यहाँ पे हमारे कुछ सवाल होंगे ऐसे, ये है वाई नॉट, इसको वाई नॉट कहते हैं ईयर जीरो। ईयर जीरो का मतलब होता है नाउ, आज आप खड़े हो, ठीक है, आज कोई भी तारीख हो सकती है। फिर ईयर वन, ईयर वन का मतलब ये होता है कि ये एंड ऑफ ईयर वन होता है, या इसको आप कह सकते हो स्टार्ट ऑफ ईयर टू। ठीक है। इसके दो मतलब होते हैं, एंड ऑफ ईयर वन होते हैं। हाँ, ईयर वन का मतलब ये होता है एंड ऑफ ईयर वन, या फिर पहला मतलब, ये दूसरा मतलब क्या होता है, स्टार्ट ऑफ ईयर टू, कि ये ईयर टू का क्या स्टार्ट। मतलब कि देखो कि आज अगर मैं ईयर जीरो पे खड़ा हूँ, ये तो पूरा साल गुजर जाएगा, तो ये एक एरिया है, इसको हम कहेंगे कि ये पहला साल है हमारा। ठीक है। अब ये इस पहले साल का आखिर है, और दूसरा साल क्या होगा, ये। ठीक है, तो दूसरा साल सही क्या होगा, है। ठीक है। तो ये दूसरे साल हम कहेंगे यहाँ खड़े होकर कि ये दूसरे साल का एंड है, या फिर तीसरे साल का स्टार्ट है, ईयर थ्री का स्टार्ट है, या इसका क्या एंड है। तो ये एक बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे रूल याद रख लेना। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि ईयर सिक्स, आप ईयर सिक्स पे खड़े हो, ठीक है, तो आप कहोगे कि हम एंड ऑफ ईयर सिक्स पे, या फिर स्टार्ट ऑफ ईयर सेवन पे खड़े हैं। तो वो ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकता है आपको, ठीक है। इसका क्या मतलब है, नाउ, अभी, अभी आप कहाँ खड़े हो। अच्छा, ये इसको अपने पास में रूल्स की हेडिंग लिख लेना कि भाई ये हमारा रूल है। तो ये एक हमने रूल पढ़ लिया, ठीक है। रूल नंबर टू हमारा, जो आईपी है ना, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वो डील करती है फ्यूचर के कैश फ्लोज से, नॉट विद फ्यूचर प्रॉफिट। अब कैश फ्लो क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है, देखो, हम एक सेल करते हैं, हमें अंदाजा है कि हम ना ईयर जीरो से लेकर ईयर वन तक जो है ना,
मतलब पहले साल के एंड तक हम एक सेल करेंगे, वो सेल होगी 1000 रुपए की, ठीक है, और उसकी जो कॉस्ट होगी वो से 600 होगी, तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 400। तो कैश फ्लो का मतलब ये है कि हमें टोटल पैसे हमारे पास कितने आएंगे, वो है जी 1000, और टोटल पैसे हमारे पास जाएंगे वो कितने जी 600। तो नेट में हमारे पास 400 रुपया बचेगा। हमने प्रॉफिट को नहीं देखना होता कैश फ्लो में, कैश फ्लो में हम देखते हैं पैसे के आने को, कितने पैसे आए और कितने पैसे जी गए थे इसके बदले, ठीक है। तो कैश फ्लो का क्या मतलब होता है कि फ्यूचर में आने और जाने वाले पैसे। तो ये आगे जाके एग्जांपल दूंगा ना, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है बात। जी जी। अच्छा जी, अब इसमें ना हमारे पास कुछ मेथड दिए गए हैं, बस हमने उन मेथड्स को फॉलो करते जाना। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के ये कुछ मेथड्स हैं, हर इस मेथड को हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे, और हमारा ये जो एरिया है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का ये कवर हो जाएगा। अच्छा जी, इस एक मेथड का नाम है नॉन डिस्काउंटेड, नॉन डिस्काउंटेड मेथड, इसको आप कहते हो ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हो, कि आपका रिवायती मेथड है। ये क्या होते हैं इनको बहुत डिटेल में देखेंगे हम, तो घबराना नहीं है, सिर्फ अभी इनकी नोट डाउन कर लेना है आपने कि क्या होता है। ये एक होता है हमारा डिस्काउंटेड मेथड। डिस्काउंटेड मेथड को ही हम कहते हैं मॉडर्न मेथड भी है हमारा, ये जदीद मेथड है। सर इन दोनों में फर्क क्या है, डिस्काउंटेड मेथड में और मॉडर्न मेथड में? इसमें मजीद हम दो तरीके पढ़ेंगे। तरीका नंबर 1 है सिंपल पे बैक पीरियड। कि हमारा सिंपल पे बैक पीरियड क्या होता है, सिंपल पे बैक पीरियड, ठीक है, SPPV। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा सिंपल पे बैक पीरियड, या आप इसको पे बैक पीरियड भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जो दूसरा, इसमें दूसरी टेक्निक है, मतलब ये हमारे पास आगे दो मेथड है, एक ये मेथड है एक ये मेथड है, फिर हर मेथड की अपनी टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो ये हम इसकी टेक्निक पढ़ रहे हैं, इसमें दो टेक्निक्स हैं और उसमें कितनी है, तीन। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि कितनी टेक्निक्स हमने पढ़नी है, पांच। तो दूसरी टेक्निक का नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसको प्यार से हम कहते हैं ARR। तो ये जो मेथड है ना, ये आपके सिलेबस में समझ लो एलिमिनेट हो गए, खत्म हो चुके हैं मेथड, लेकिन हम पढ़ेंगे कि ये गलत क्यों था, ठीक है। अभी एलिमिनेट हो चुका है, ऑब्सलीट हो चुके हैं किस्म का कह सकते हो, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे जरूर इसको कि ये है क्या। और इसमें हमारे पास जो टेक्निक दी हुई है, इसमें हम पढ़ेंगे, पहली टेक्निक होगी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। दूसरा मेथड, दूसरी टेक्निक जो हम पढ़ेंगे वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको आप NPV भी कहते हो प्यार से। फिर जो लास्ट इसमें हम टेक्निक पढ़ेंगे वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो है जी हमारा IRR। ठीक होगा सर, ये अब एक दूसरे से इतने डिफरेंट क्यों है, मतलब अगर तो ये सारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के ही तरीके हैं, तो आपने इनको डिफरेंट क्यों लिखा, ये सारे एक ही कैटेगरी में क्यों नहीं आते, तो ये इससे डिफरेंट क्यों है, तो इनके डिफरेंस की जो वजह है। तो ये जो मेथड है इट डज नॉट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ना कंसीडर नहीं करता। सर वो क्या होती है,
वो आगे जाके पढ़ते हैं हम। सिर्फ आपने ये समझ लेना कि इस मेथड जब हम पढ़ लेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, तो फिर हमें समझ आ जाएगा कि जी ये जो मेथड है ना, ये टाइम 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 वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। ठीक है, ये जो हमारा नॉन डिस्काउंटेड मेथड है या ट्रेडिशनल मेथड है, और उसकी ये जो दो टेक्निक्स हैं, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करती। तो कंसीडर नहीं करती, तो हमें जानने की भी जरूरत नहीं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या। तो सबसे पहले हम इनको पढ़ लेंगे, और फिर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को पढ़ के फिर उसके बाद हम इन मेथड्स को शुरू करेंगे। तो ये क्या करती होगी, इट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आपका? नो सर। अच्छा, तो अब हम शुरू करने लगे हैं जी सिंपल पे बैक पीरियड को। पहला हमारा जो दिया गया हुआ है जी सिंपल पे बैक पीरियड, एक एक को करके हम बारी बारी पढ़ते जाएंगे और नॉकआउट करते जाएंगे। सर ये जो एलिमिनेट हो गया हमारे सिलेबस से उससे क्वेश्चन आते हैं फिर पेपर में? नहीं, लेकिन वो पूछ सकते हैं ना आपसे। वो ये समझ लो दुनिया से एलिमिनेट हो चुका है ये मेथड। जैसे लाइफो मेथड होता था ना एक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब ये जो मेथड है ना, ये स्टैंडर्ड में से निकाल दिया गया है, लेकिन ये एक मेथड हुआ करता था पुराने जमानों में। ठीक है, तो ये जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, ये भी एक मेथड हुआ करता था। ठीक है। जी जी। अच्छा, अब मैं पूरा थीम समझा देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब ये है कि आप ये देख रहे हो कि आया मुझे ये जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आप जब आपने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी हो, एक प्रोजेक्ट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो, मिसाल के तौर पर ये प्रोजेक्ट है ए, प्रोजेक्ट ए में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप ये देखोगे कि भाई मैं इसमें एक तो इन्वेस्टमेंट कितनी करूं, और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे रिकवर कितने टाइम में होगी। रिकवर का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, क्या वो 1 लाख मुझे पूरी जिंदगी लग जाएगा उसको वापस मिलते मिलते, और इस 1 लाख के ऊपर मुझे कितने पैसे मजीद मिलेंगे, मतलब मैं इससे कितना रिटर्न कमाऊंगा, इस 1 लाख इन्वेस्ट करने के बाद मुझे रिटर्न कितना आएगा। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीजों को देख रहे होते हो। तो बेसिकली हम यहाँ देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की टेक्निक्स के, आपने इन्वेस्टमेंट को जब कहीं पे भी ये आप वो करना है, इंजेक्ट करना है कैपिटल को, तो पहले आपने ये मेथड्स कंपनी लगा के देखती है कि आया हमें इन्वेस्टमेंट को यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला मेथड है जी हमारा सिंपल पे बैक पीरियड। सिंपल पे बैक पीरियड मेथड जो हमें वो क्या बताता है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूं, वो कह रहा है ये पीरियड इन विच जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड। वो टाइम पीरियड जिसमें आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर्ड हो जाए ना, रिकवर हो जाए, तो उसको आप कहते हो कि आपका सिंपल पे बैक पीरियड है। ठीक है, सिंपल पे बैक पीरियड है। मिसाल के तौर पर अब हम यहाँ से एग्जांपल लेते चलते हैं। ठीक है, तो अब आपने इनकी एग्जांपल्स को ना अच्छे तरीके से समझना है, ये कैसे निकलेगी, ये एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो हम ये शुरू करने लगे इसकी एग्जाम्पल नंबर 1। अब आपको क्लियरली बात समझ आएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है जी हमारे पास कि फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हो ईयर 0 पे, आपने ईयर 0 के ऊपर इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया। यहाँ कर, ईयर 0 पे खड़े होके आपने करना है 1 लाख रुपया इन्वेस्ट। अब आपने इसका सिंपल पे बैक पीरियड निकालना है। ईयर 0 पे खड़े होके आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो 1 लाख समझ लो नेगेटिव आपकी जेब से चले गए। एक आपकी जेब से क्या हो गया, 1 लाख रुपया चला गया। फिर ईयर 1 आ गया, ईयर 2 आ गया। तो मैं थोड़ा इसको खुला खुला कर लेता हूँ। ये आ गया ईयर 1, ये आ गया ईयर 2, ये आ गया ईयर 3, ईयर 4, और ये आ गया ईयर 5। तो 1 लाख रुपया हमारी जेब से चला गया। ठीक है, हमें ईयर 1 में जो मिलेंगे वो 20,000 मिलेंगे, फिर हमें 25,000 मिलेंगे। तो जो चीज हमारी जेब से जा रही है हमने उसको नेगेटिव लिखा, जो हमारे पास आ रही है हम उसको कर लिखेंगे पॉजिटिव।
कि ईयर 0 पे खड़े होकर, मतलब आज नाउ खड़े होकर अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करो नाउ, आज ही के दिन हम निकाल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हमें कितने पीरियड में वापस होगी, पे बैक पीरियड निकाल रहे हैं इसका। ठीक है, आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करो 1 लाख रुपए की, तो पहले साल आपको मिलेंगे 20,000, दूसरे साल आपको मिलेंगे 25,000, तीसरे साल आपको मिलेंगे 30,000, चौथे साल आपको मिलेंगे 25,000, और पांचवें साल आपको मिलेंगे 20,000। ठीक है, पहले ओवरऑल देखो आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। 20 + 25 कितने हो गए? 45। 45 और 30 कितने हो गए? 65। 65 और 5 70, और ये दो 90, और 1,10,000। मतलब कि अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करोगे तो 5 सालों में आपको 1,10,000 वापस मिलेगा। तो ओवरऑल तो नजर आता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ठीक है, मतलब इसमें आपको लॉस नहीं हो रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट में आपको क्या 25-10,000 ऊपर ही मिल रहा है। तो हमने निकालना है, हमने पे बैक पीरियड निकालना है कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट हमारी है ये कितने टाइम पीरियड में हमें रिकवर होगी। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लिखोगे, यहाँ पे कॉलम बनाओगे और लिखोगे जो अमाउंट हमने रिकवर करनी है, अमाउंट टू बी रिकवर्ड। हमने कितने पैसे रिकवर करने हैं जी? हमने अमाउंट टू बी रिकवर्ड कितनी है हमारी? 1 लाख रुपए हमने रिकवर करना है, 1 लाख रुपए हमने रिकवर करना है। तो पहले ईयर 0 के ऊपर आपको कोई पैसे मिलेंगे? नहीं सर, ईयर 0 के ऊपर हमें कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ईयर 0 के एंड पे अगर मैं देखूं, सॉरी ईयर 0 पे खड़ा होकर देखूं मुझे कितने पैसे मिलने हैं अभी तक, मुझे 1 लाख रुपया मिलना है अभी तक, मुझे 1 लाख रुपए मिलना है अभी तक। ठीक है, फिर यहाँ पे खड़े होके आप देख रहे हो कि पहले साल के एंड पे आपको 20,000 मिल गया। तो पहले साल के एंड पे खड़े होके ये देखो कि आपको मजीद कितने मिलने हैं। 20,000 मिल गया पहले साल में, तो आपको कितने मिलने हैं मजीद? 80,000 आपको मिलने हैं। ठीक है, फिर दूसरे साल के एंड पे खड़े होके आपको 25,000 मिल गया, तो 80,000 में से 25,000 मिल गया, तो आपको मजीद कितने मिलने हैं अभी? 55,000। आप ईयर 2 के एंड पे खड़े होकर अंदाजा लगाओगे कि मुझे ये 55,000 मिलने हैं अभी मजीद। ठीक है, तो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट लाख रुपए की रिकवर करनी है। फिर मैं क्या करूंगा, 55,000 खड़े होकर देखूंगा कि ईयर 2 के एंड पे, कि मुझे ईयर 3 के एंड के ऊपर मुझे 30,000 मिल जाएगा। अगर 55 में से मुझे 30 मिल गया ईयर 3 के एंड के ऊपर, तो मेरा वापस कितना रह जाएगा बाकी? 25। 25,000। अब ये 25,000 का 25,000 मुझे ईयर 4 के एंड पे रह जाएगा, तो ईयर 4 के एंड पे खड़े होकर सोचो मुझे आगे कितने पैसे मिलने हैं? कुछ भी नहीं। ऐसे ही है, ये 25,000 ईयर 4 के एंड पे मिलना है ना, तो ईयर 4 के एंड पे जब मैं यहाँ खड़ा होके सोचूंगा तो मुझे आगे क्या मिलना है? कुछ भी नहीं मिलना। मतलब ये 20,000, ऑब्वियस सी बात, ये 20,000 मिलेगा, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी? कंप्लीट। जो मैंने 1 लाख रुपए रिकवर करना था, मुझे वो कितने सालों में रिकवर हुआ? 1, 2, 3, 4, चौथे साल के एंड पे मुझे वो पैसे रिकवर हो गए। तो मैं कहूंगा कि मेरा यहाँ पे जो पे बैक पीरियड है ना, पे बैक पीरियड जो है वो कितना है? 4 साल। समझ आई बात? जी जी। चलो ठीक है, हम चलते हैं अगली एग्जांपल की तरफ। व्हाट इफ की सिचुएशन ये हो, ये हमारी एग्जांपल नंबर 2, कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी हो 1 लाख रुपए की। ईयर 2 पे 1 लाख हमारे पास से गया, ईयर 1 के ऊपर हमें मिले हैं 30,000, ईयर 2 पे हमें मिले हैं 20,000, ईयर 3 के एंड पे हमें मिले हैं 35,000, ईयर 4 के एंड पे हमें मिले हैं 25,000, और ईयर 5 के एंड पे हमें मिलने हैं 15,000। अच्छा, ये ऐसे है कि ये जो पैसे है ना 30,000, ये समझो कि पूरे पहले साल के अंदर मिल रहे हैं आपको। साल में 12 महीने है ना, तो ये 30,000 आपको इन 12 महीनों में मिलना है। तो पहले महीने में शायद 2 मिले, फिर दूसरे में 3 मिले, चौथे में 4 मिले, तो पूरे साल के अंदर आपको कितना मिलना है? 30,000। तो आसानी के लिए उन्होंने लिख दिया कि इस पूरे साल के अंदर आपको 30,000 मिलना है। तो आपने ये नहीं सोचना कि इस 30,000 का 30,000 साल के एंड पे मिल रहा है आपको।
सिंपल पे बैक पीरियड में। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? जी जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्या लिखते होते हैं, अमाउंट टू बी रिसीव्ड। हम कॉलम बनाते हैं कि हमें जो अमाउंट मिलनी है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड। तो हम कहेंगे जो अमाउंट टू बी रिसीव्ड है वो कितनी है हमारी, 1 लाख। अच्छा, हम साल के शुरू में ईयर 0 के ऊपर खड़े होकर देखेंगे तो हमें कितने पैसे मिले हैं भाई, 1 लाख रुपए ही मिलना है। अब ईयर 1 का मतलब है कि ईयर 1 का एंड है और ईयर 2 का स्टार्ट है। ईयर 1 के एंड में हमें मिलना है 30,000, मतलब ईयर 1 में हमें 30,000 मिलना है। तो ईयर 1 के एंड के ऊपर खड़े होकर सोचो कि पहले साल में ईयर 1 के एंड तक हमें 30 मिल गया, तो बाकी कितना रह जाएगा, 70,000। ईयर 1 के एंड पे हमें मिलना है 70,000, सॉरी लेने वाला टोटल रिकवर जो करना है हमने वो रह जाएगा। ठीक है, इसी के साथ इस 70,000 में से 20,000 हमें ईयर 2 के एंड तक मिल जाएगा। तो ईयर 2 के एंड पे ऊपर खड़े होकर सोचो कि आगे मजीद कितने लेने वाला रहता है, तो 20 तो मिल 50,000। जाएगा जी, कुछ नहीं। 50,000। ठीक है, इसी तरीके से आप ईयर 3 के ऊपर खड़े होकर सोचो कि ईयर 3 के एंड पे आपको 35,000 मिल जाएगा। तो ईयर 3 के बाद कितनी अमाउंट रिसीव करने वाली रह जाएगी, तो आप क्या कहोगे कि कितने पैसे रह जाएंगे, कि 35,000 तो हमें 50,000 में से मिल जाएगा, बाकी कितना रिसीव करने वाला रह जाएगा, 15,000। ठीक है, अब इसी तरीके से ये 15,000, इस 15,000 में हमें 15,000 मिलना है, हमें 15,000 चाहिए इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए, और हमें ईयर 4 के एंड तक 25,000 मिल जाएगा। तो हमें तो 25,000 ज्यादा मिल रहा है और हमें चाहिए कितना, कम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें साल के किसी शुरू दरमियान में ही हो सकता है कि 15,000 रिकवर हो जाए। मैंने बताया था क्या ना कि पूरे साल के अंदर आपको ये पैसे मिल रहे होंगे, तो हो सकता है दूसरे तीसरे महीने में ही हमारे पास 15,000 आ गए हो सकता है छठे महीने तक हमारे पास 15,000 आ गए हो। तो यहाँ पे 25,000 मिलने का ये मतलब नहीं है कि साल के एंड पे मिल रहे हैं आपको। ठीक है, पूरे साल में आपको जो पैसे मिल रहे हैं ये उसका टोटल बताया हुआ कि पूरे साल में आपको इतने पैसे मिल रहे हैं। तो आपको चाहिए कितने जी, 15,000, और आपको ईयर 4 के एंड तक कितने मिल जाएंगे, 25,000। तो ठीक है, तो ये 15,000 कहीं चौथे साल के दरमियान में रिकवर हो गया आपको। चौथे साल के, अगर मैं कह दूं ना कि मेरा पे बैक पीरियड है 4 साल, तो ये एक नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो एक साल पूरा लगा, ये भी पूरा लगा, ये भी पूरा लगा, लेकिन यहाँ पे ईयर 4 के अंदर हो सकता है कि बीच में ही कहीं रिकवर हो जाए। हमें तो ज्यादा पैसे रिकवर हो रहे हैं ना, तो अब हमने देखना है कि बीच में अगर ऐसा सीन आ जाए कि बीच में कहीं रिकवर हो जाए तो उसको कैसे निकालना है हमने। तो ये पे बैक पीरियड इसका फोर्स 4 साल नहीं है। तो हम क्या करेंगे अब, देखो यहाँ पे और ऊपर वाले सवाल में डिफरेंस क्या है। ऊपर वाले सवाल में हमें 25,000 चाहिए था, मतलब पूरी अमाउंट हमारी इन्वेस्टमेंट की रिकवर हो जाती है अगर 25,000 हमें मिल जाए, और ईयर 4 के एंड पे हमें 25,000 ही मिल रहा था ना, ज्यादा मिल रहा था ना कम मिल रहा था। ठीक है, तो अगर हमें ज्यादा अमाउंट मिल जाए तो हम क्या करेंगे ऐसे, कि हम कहेंगे हमारा जो पे बैक पीरियड है, तो ये तो हो गया गलत पे बैक पीरियड। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारा जो पे बैक पीरियड है वो कैसे निकलेगा। वो क्या 3 साल तो हैं, 3 साल तो हैं, 3 ईयर प्लस आपने ये छोटी सी वर्किंग कर लेनी है साथ। आपने लिखना है अमाउंट टू बी रिकवर्ड, उसको डिवाइड कर देना किसी से, जो आपका कैश इनफ्लो है नेक्स्ट ईयर का। तो ये आपके पास निकल आएगा कि जी पे बैक पीरियड कितना है। तो हम कहेंगे कि हमारा 3 साल तो पे बैक पीरियड है ना, 3 ईयर प्लस हमारी अमाउंट टू बी रिकवर्ड कितनी है जी, 15,000 हमने रिकवर करना है। 15,000 हमारी अमाउंट टू बी रिकवर्ड है, और नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना है जी, 25,000। तो हम ये देख रहे हैं कि 15,000 25,000 का कितने परसेंट है एक किस्म का। ठीक है, या ये हमें कितने टाइम में रिकवर हो गया। तो हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास,
थ्री ईयर प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 0.6 ईयर। हम कहेंगे ये हमारे पास 3.6 ईयर्स में ये इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। तो ये वो हमारा असल पे बैक पीरियड है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल पे बैक पीरियड है कि हमें इन्वेस्टमेंट इतने टाइम में 3.6 ईयर में रिकवर हो जाएगी, ना के 4 सालों में। तो ये पे बैक पीरियड जो था ये गलत निकला था, और ये पे बैक पीरियड क्या हमारा ये सही पे बैक पीरियड है। तो यहाँ तक समझ आ गई बात। जी जी। तो हमेशा जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपने क्या करना है, पे बैक पीरियड कैसे निकलेगा, अमाउंट टू बी रिकवर्ड को आपने डिवाइड कर देना कैश इनफ्लो जो आपका नेक्स्ट ईयर का आ रहा हो। बट इफ वो आपसे पूछ लेता कि आपका जो सिंपल पे बैक पीरियड है, ये पे बैक पीरियड है डिस्काउंटेड, अनडिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि ये अनडिस्काउंटेड की कैटेगरी में आ रहा है ना। ये देखो, आप इसको नॉन डिस्काउंटेड पे बैक भी पीरियड कह सकते हो, सिंपल पे बैक पीरियड कह सकते हो, पे बैक पीरियड कह सकते हो, ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड कह सकते हो, सारे नाम इसी के ही हैं। तो आपको वो कहे कि आप मुझे साल के अंदर ना बताओ, सालों में ना बताओ कि कितना पे बैक पीरियड है, मुझे ये बताओ मंथ्स में बताओ, मुझे पे बैक पीरियड मंथ में बताओ। हमने कहा ठीक है, तो इसको ऐसे कर देंगे हम कि हमारा 3 साल तो हमारे पे बैक पीरियड है ना, 3 ईयर प्लस 0.6 ईयर्स हमारा पे बैक पीरियड, वो हमने ऊपर से निकाल लिया था उसको डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये 3 ईयर तो हमारा पे बैक पीरियड है प्लस 0.6 ईयर्स। अगर ईयर्स को मंथ में लेके जाना तो क्या करेंगे कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया साल, साल को महीनों से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, महीने आ जाएंगे हमारे पास, कि ये क्या आ गया 12 मंथ्स। 12 मंथ से मल्टीप्लाई करो, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा ये ऑलमोस्ट 7 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो आपने कहना कि 3 साल और 7 महीने हमारा 7.2। 7.2 बनता है ना, तो आपने इसको राउंड ऑफ कर देना। 3 साल और 7 महीने आपका क्या है, पे बैक पीरियड। तो यहाँ पे लिख दोगे 3 years and 7 month, वो क्या आपका पे बैक पीरियड। इस 3 साल 7 महीने में आपकी ओरिजिनल अमाउंट आपको क्या हो जाएगी, वापिस रिकवर कर लोगे आप, ओरिजिनल अमाउंट आप क्या कर लोगे उसको रिकवर। ये आपका इस इन्वेस्टमेंट का पे बैक पीरियड है। तो अब यहाँ से हमने ना थोड़ा सा पता लगा, यहाँ से एक और चीज, एक रूल छोटा सा देख लेते हैं, वो एग्जाम्पल नंबर 3 में। फिर इस पूरी इन्वेस्टमेंट को मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, ठीक है, इस पूरी बात को मैं कंक्लूड करता हूँ। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है कि वही ईयर जीरो पे हमने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, 1 लाख हमारे पास से जाएगा, ठीक है। ईयर 1 पे मुझे मिलना 30,000, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। तो मुझे यहाँ पे भी 30,000 मिलना है, मुझे यहाँ पे भी 30,000 मिलना है, मुझे यहाँ भी 30,000 मिलना है, मुझे यहाँ भी 30,000 मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पे बैक पीरियड निकालें हैं, तो पे बैक पीरियड निकालने के लिए हमें सिंपल वही करना पड़ेगा। जल्दी से बताओ क्या लिखेंगे हम ऊपर, सबसे पहले हेडिंग देंगे अमाउंट टू बी रिकवर्ड। किधर सोए हुए हो? तो अमाउंट टू बी रिकवर्ड में हम कहेंगे कि भाई ईयर जीरो पे खड़े होकर देखो कितने पैसे मिलने हैं, हमें मिलने हैं 1 लाख, ठीक है। ईयर 1 के एंड तक हमें 30,000 मिल जाएंगे, तो बाकी कितने मिलने हैं, 70,000, ठीक है। ईयर 2 के एंड तक मजीद 30,000 मिल जाएंगे, तो ईयर 2 के एंड पे खड़े होकर देखेंगे कितने मजीद मिलने हैं, 40,000, 30 मिल जाएंगे ईयर 2 के एंड पे, और उसके बाद हमें कितने मिलने हैं, 40,000, ठीक है। ईयर 3 के एंड तक हमें 30,000 और मिल जाएगा, इस 40 में से 30 मिल जाएगा, तो बाकी मिलने वाला कितना रहेगा, 10,000। और ईयर 4 के एंड तक हमें 30,000 मिल जाएगा, 30,000 हमें अमाउंट भी रिकवर्ड कितनी, 10,000। तो हमें कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा दोबारा से। तो हम यहाँ आएंगे, हम कहेंगे कि हमारा जो पे बैक पीरियड है, यहाँ लिखेंगे पे बैक पीरियड, वो कितना है जी, 3 साल प्लस अमाउंट टू बी जीरो रिकवर्ड। पॉइंट जी, 0.33 आता है। अमाउंट टू बी रिकवर्ड है हमारी 10,000, और हमारे नेक्स्ट कैश फ्लो है वो कितना, 30,000। तो ये आ जाएगा 3 ईयर प्लस 0.33 ईयर,
अभी मैं ईयर्स में ले रहा हूँ, मतलब 3.33 ईयर्स, ये हमारा पे बैक पीरियड है। ठीक है, तो अब इससे हमने क्या सीखा, इससे एक चीज हमने सीखनी है और हमारा रूल बनेगा क्या। ये 4 मंथ बनते हैं। नहीं, आप मंथ में निकालना चाहो तो आप निकाल लेना, 3 ईयर्स एंड 4 मंथ। मेरा बताने का मकसद यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे ये है कि इफ, यहाँ पे हमने रूल बना लेना, इफ कैश फ्लोज आर कांस्टेंट। अगर आपको कैश फ्लो जो दिए गए हैं, मतलब हर साल जो आपको पैसे मिलने हैं वो कांस्टेंट हो, 30 30 30 30 30 30 मिल रहा है। ऊपर वाली एग्जांपल में ऐसे नहीं था, कभी 20 30 20 30 15 20 18 30 ऐसे मिल रहे थे। ठीक है, इफ कैश फ्लोज आर कांस्टेंट, तो हम जो पे बैक पीरियड है ना, वी कैन कैलकुलेट सिंपल पे बैक पीरियड को हम कैलकुलेट कैसे कर लेंगे, बाय फॉलोइंग फार्मूला। इस फार्मूले से हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो फार्मूला क्या है कि इन हमारा, इस कंडीशन के लिए नया फार्मूला। नहीं नहीं, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो पे बैक पीरियड कैलकुलेट जैसे करते आ रहे हो, लेकिन आपने ये सारी वर्किंग नहीं करनी और डायरेक्ट 3.33 पे पहुंचना है। तो ये फार्मूला लगेगा उस सिचुएशन में जब आपके कांस्टेंट कैश फ्लोज हो ना, सारे कैश फ्लो बराबर हो, 30 30 30 30 30 30 हो। ठीक है, एक ही अमाउंट हो, 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 मिल रहे हो, तो आपको इतनी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा डब्बा बनाने की आपको क्या जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर आप एक ही फार्मूले से क्या निकाल सकते हो, पे बैक पीरियड। और वो पे बैक पीरियड कैसे निकलेगा, कि जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है, उसको इन फ्लो पर ईयर पे डिवाइड कर दो, कि आपका पर ईयर इनफ्लो क्या है। यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की है, 1 लाख, इसको डिवाइड कर दो, हर साल आपका इनफ्लो कितना है, 30 साल, तो ये आपका बन जाएगा 3.33 ईयर, ये आपका आ जाएगा पे बैक पीरियड। इसमें आपका पे बैक पीरियड किसमें आएगा, ईयर्स के अंदर। तो एक ही स्टॉक के अंदर हमने ये निकाल लिया। ठीक है, तो हमारे कांस्टेंट कैश फ्लोज हो तो हम ये भी कर सकते हैं। और ठीक हो गया, समझ आ गई बात यहाँ तक। जी जी। तो अब हमें यहाँ से हमने रूल पढ़ लेने बस, और इसके बाद हमारा ये तकरीबन ऑलमोस्ट सिंपल पे बैक पीरियड में वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब जी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है हमारा। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का मतलब ये देखो कि हमारा टारगेट पे बैक पीरियड होगा, और एक होगा हमारा प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड। देखो, हमारा टारगेट, कंपनी ने टारगेट सेट किया हुआ है कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट ना, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने टारगेट सेट किया है कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट 4 साल के अंदर वापस चाहिए। उनको अपनी इन्वेस्टमेंट 4 साल के अंदर, ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी इन्वेस्ट करेगी जो प्रोजेक्ट उनको उनकी इन्वेस्टमेंट 4 साल के अंदर रिटर्न कर दे। ठीक है, ये कंपनी का टारगेट पे बैक पीरियड है। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो कि ये कंपनी का टारगेट है। और ये जो हमें ऑफर आ रही है, समझ लो ये हमें ऑफर आ रही है, तो ये जहन में लिख सोच लेना। ठीक है, कंपनी का टारगेट है 4 सालों में हमें इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाए, और हमें ऑफर आई है कि 3.4 ईयर्स के अंदर हम आपको जो है ना, 3.5 ईयर्स के अंदर आपको वापस दे देंगे, वापस कर देंगे आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को। तो कंपनी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। कंपनी का टारगेट है हमारा 1 लाख रुपया 4 साल के अंदर रिकवर हो जाए। जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो बंदा कह रहा है कि सर मैं 3.5 साल में वापस कर दूंगा, तो कंपनी इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, करेगी। करेगी।
ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारा टारगेट पे बैक पीरियड, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, टारगेट पे बैक पीरियड और ये प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड। इस सिचुएशन में हमारा टारगेट पे बैक पीरियड ज्यादा था और प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड क्या था, कम। अब हम उल्टी कर देते हैं सिचुएशन कि कंपनी का टारगेट है कि 4 सालों के अंदर उसको इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाए, 4 इयर्स के अंदर उसको इन्वेस्टमेंट क्या वापस मिल जाए अपनी। लेकिन जो हमें ऑफर हुई है वो ये हुई है कि हम आपको 6 साल के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको वापस कर देंगे। तो कंपनी इसको एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी? रिजेक्ट करेगी। रिजेक्ट करेगी। तो हमें वो एमसीक्यूज के अंदर लिख के देगा। यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, एक्सेप्ट। और यहाँ पे कंपनी क्या कर देगी, इस प्रोजेक्ट को क्या कर देगी, रिजेक्ट। तो यहाँ से हमें रूल पता लगा कि अगर हमारा टारगेट पे बैक पीरियड हो ज्यादा और प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड हो कम, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। और अगर हमारा टारगेट पे बैक पीरियड हो कम और प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड हो ज्यादा, तो हम उस प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट। और हमने पे बैक पीरियड निकालना तो वैसे ही सीख लिया। तो ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो आपको लिख के देगा कि आपके पास दो दो ऑफर्स आई हैं, ठीक है। ऐसे लिख के देगा कि एक ऑफर ये आई है, एक ऑफर ये आई है बी, ठीक है। और साथ लिख के देगा ए ऑफर में आप 1 लाख यहाँ इन्वेस्ट करोगे, बी ऑफर में भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। इसमें आपको ईयर 1 में ये मिलेगा 2 3, ये समझ लो 3 साल है। यहाँ पे 50,000 मिलेगा, यहाँ पे आपको 60,000 मिलेगा, यहाँ आपको 10,000 मिलेगा, ठीक है। इसी इसी में आपको यहाँ 70,000 मिल जाएगा, यहाँ 40,000 मिल जाएगा और यहाँ 5,000 मिल जाएगा। तो कहेगा बताओ कौन सा आपको प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करना चाहिए कि प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे जी, प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड निकालोगे। प्रोजेक्ट ए का जो पे बैक पीरियड है वो कैसे निकलेगा, प्रोजेक्ट ए के लिए पे बैक पीरियड निकालो। वो तो बिना बस सॉल्व किए बगैर ही नजर आ रहा है कि प्रोजेक्ट बी है वो जल्दी पे कर रहा है। तो पास टाइम नहीं नजर आएगा ना, 10 10 साल के बना के दे दे। तो हमने सीखा हुआ है ना, तो यहाँ तो आपको सामने नजर आ रहा है एग्जांपल में, मैंने एग्जांपल इतनी ऑब्वियस सी रख दी आपके सामने कि आपको सामने नजर आ रहा है कि बी का जो पे बैक पीरियड है वो क्या है, कम है। बी जल्दी पे बैक पीरियड दे रहा है, ठीक है। बी का पे बैक पीरियड, तो पे बैक पीरियड ऑफ बी जो है ना वो मोर अट्रैक्टिव है। तो हमें कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, बी। और इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह के वो आपसे एमसीक्यूज पूछेगा। या फिर अगर ये तो बहुत आसान सा था ना, तो आपको वैसे यहाँ करना ये चाहिए था कि आप पहले पे बैक पीरियड निकालते प्रोजेक्ट ए का, इसी तरीके से पे बैक पीरियड निकालते प्रोजेक्ट बी का, ठीक है। खाली आप इसको देख के नहीं कह सकते कि ये जल्दी दे रहा है तो हम ये वाला इसको कर लें, इसको फौरन हाँ कर दें। आपने अपना जो पे बैक पीरियड निकाल लिया, पे बैक पीरियड उसको टारगेट के साथ मैच भी तो करके देखो कि ये आपको दे रहा है 2 साल के अंदर वापस, ये आपको दे रहा है 1 साल के अंदर रिकवर करके। लेकिन कंपनी चाहती है उनकी इन्वेस्टमेंट 6 मंथ के अंदर रिकवर हो जाए, तो हम इन दोनों में से कौन सा करेंगे, टारगेट पे एक बैक साल पीरियड? वाला। कोई भी नहीं करेंगे बेवकूफ। टारगेट है हमारा 6 महीनों में हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए। एक प्रोजेक्ट है वो हमें रिकवर करके दे रहा है 1 साल के अंदर, एक है वो 2 साल के अंदर करके दे रहा है। तो हमारी रिक्वायरमेंट में ना ये पूरा उतरा ना ये पूरा उतरा, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। तो दूसरी केस है, दूसरे केस में हम क्या करते हैं, रिजेक्ट। ओके सर। समझ आई बात? अगर हमारी वो पे बैक पीरियड पे कोई भी पूरा नहीं उतरा हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे चाहे कोई भी ना हो। जी, हमने ये देखना है कि हमारा जो पे बैक पीरियड निकला है, पे बैक पीरियड उसको हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है उसका किसके साथ, टारगेट पे बैक पीरियड के साथ। कि कंपनी का टारगेट पे बैक पीरियड क्या है, ये देखो ये मैंने रूल बताए हैं ऊपर, ये रूल बताए हैं कि आपने आप प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड निकालना है सबसे पहले, और वो कैसे निकालना है उसकी टेक्निक्स आपको बता दी। फिर उसको आपने कंपेयर करना है कि टारगेट क्या है, कंपनी का टारगेट क्या है। अगर तो वो कंपनी के टारगेट के अकॉर्डिंगली है, उससे कम है बिल्कुल, तो हम कहेंगे ठीक है एक्सेप्ट कर लो।
और अगर ज्यादा है तो हम कहेंगे एक्सेप्ट ना करो। अगर इस कम ज्यादा वाली लाइन समझ नहीं आ रही तो ये याद रख लो कि अगर टारगेट पे बैक पीरियड ज्यादा हो, कि टारगेट उन्होंने दिया हुआ 4 साल में रिकवर होना है, और प्रोजेक्ट का जो पे बैक पीरियड है वो रिकवर हो रहा है 2 सालों के अंदर, तो 4 में वो कह रहे हैं 2 में हो रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। और अगर वो कह रहे हैं 4 साल में करो और 6 साल में रिकवर होना है, तो हम क्या कहेंगे कि ना करो, एक्सेप्ट ना करो। भाई ये हमारे कंपनी के अकॉर्डिंग ही नहीं है, कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसमें बेशक हमने दो निकाल लिए, दो पे बैक पीरियड, एक ये, लेकिन हम इसको यहाँ खड़े होके फौरन नहीं कह सकते कि क्योंकि इसका पे बैक पीरियड कम है तो आप इसको एक्सेप्ट कर लो, नहीं। इसको पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को टारगेट के साथ मैच करवाएंगे। टारगेट है 6 महीनों का, एक प्रोजेक्ट कह रहा है कि 1 साल में दूंगा, दूसरा कह रहा है 2 साल में दूंगा, तो ये दोनों ही इस टारगेट के साथ मैच नहीं कर रहे। यानी कि ये वाला टारगेट पे बैक पीरियड ज्यादा हो और प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कम हो, तो आपने क्या करना है, रिजेक्ट। ये ऊपर रूल लिखा हुआ है, टारगेट का पे बैक पीरियड, सॉरी ये मैंने रूल उल्टा लिख दिया यहाँ पे। टारगेट का पे बैक पीरियड कम हो और प्रोजेक्ट का ज्यादा हो, तो आपने क्या करना है, रिजेक्ट। केस 2, टारगेट का कितना 6 महीने और वहां पे कितना आ रहा है 1 साल और 2 साल, तो आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट। तो केस नंबर 2 था ये। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक बात? जी। तो अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं बस, और इसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। आप इसके डिसएडवांटेज हम कल देखेंगे, पहले हम इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं, क्योंकि एडवांटेजेस थोड़े से इसके समझने वाले हैं। डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि वही, इट डज नॉट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इट डज नॉट कंसीडर, कि सर ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ख्याल नहीं रखती, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर ये इसको कंसीडर नहीं करती तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है ना। और इसका दूसरा डिसएडवांटेज, इट इग्नोर्स, इट इग्नोर्स द कैश फ्लो आफ्टर पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड के बाद के जो कैश फ्लोज है उनको क्या कर देती है, इग्नोर। आफ्टर पे बैक पीरियड के बाद वाले जो कैश फ्लोज है उनको क्या कर देते हैं, इग्नोर। इसका क्या मतलब है सर, देखो हमने ये वाली सबसे पहले एग्जांपल पढ़ी, पे बैक पीरियड कितना था, 4 साल। 4 साल के बाद वाला जो हमें कैश फ्लो मिलना है वो कितना मिलना है, हमें 20,000 हमें कैश फ्लो यहाँ पे मिलना था अगले साल। तो हमने इसको क्या कर दिया था, इग्नोर। इसको हमने इग्नोर कर दिया, हालांकि ये पैसे भी तो हमें मिलने हैं, हमने तो पैसों को इग्नोर कर दिया। इस एग्जाम्पल में भी यहाँ हमें 10,000 मिलना था अगले साल, और यहाँ पे 15,000 मिलना था, तो हमने ये क्या कर दिया, इसको भी इग्नोर कर दिया। ये पॉजिटिव हो जाते हैं ना, ये हमें मिल रहे हैं। इधर भी हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया था, 20,000 को इग्नोर कर दिया था, और इधर हमने 30,000 को इग्नोर कर दिया था। तो ये भी एक क्या इसका डिसएडवांटेज है कि ये आपका पे बैक पीरियड, जिस साल आपका पे बैक पीरियड हो जाता है उस साल के बाद आपको क्या करता है, ये पे बैक पीरियड को, उसके बाद के जो कैश फ्लो है उसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। इट इग्नोर द कैश फ्लो आफ्टर पे बैक पीरियड, आफ्टर पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड के बाद वाले कैश फ्लो को इग्नोर कर देता है। तो समझ आ गए यहाँ तक? जी। कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। नो सर, ये पीडीएफ शेयर कर देना नोट।